हेलो, आई एम अजय कुमार राव, गोरखपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ, पीजी कॉलेज चौक बाजार। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जूलॉजी। मैं आज चर्चा करेंगे, हम लोग बीएससी जो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है उसके बारे में चर्चा किया जाएगा और कल से एक एक टॉपिक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जो साइटोजेनेटिक्स था या साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स इम्यूनोलॉजी करके था, लेकिन वही देखेंगे आप सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आप देखेंगे तो था आपका बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। और दोनों ही सेमेस्टर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। जो आप लोगों ने रेगुलर जो क्लास किए होंगे वह उनके समक्ष आप पाए होंगे दोनों सेमेस्टर में जो मिला है आपको। और इस बार हम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर की तरफ मूव कर रहे हैं, प्रमोट हुए हैं। तो सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में देखा जाए तो जो पेपर का नाम है वह है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। यह कहने के लिए तो 3 भाग हो जाएगा, लेकिन वैसे तो यह 2 ही भाग हम मान सकते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायो इंस्ट्रूमेंटेशन। उसी बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में बायोटेक्निक्स भी आ जाएगा। जो बायोलॉजी के अंदर क्या क्या टेक्निक्स यूज किए जाते हैं वह सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम जानते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत कौन आते हैं? तो डीएनए आरएनए, यानी डीएनए आरएनए के बारे में हमको पढ़ना है। और डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ना है तो डीएनए से आरएनए कैसे बनता है और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि यह पूरा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला यूनिट है उसमें कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से कैसे प्रोटीन बनता है, और वह प्रोटीन हमारे बॉडी को डिफरेंट प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करता है। यानी प्रोटीन तो बनना हम देखेंगे कि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो वहाँ रेगुलेशन कैसे हो रहा है, फिर आरएनए से प्रोटीन जब बन रहा है तो उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है। यानी कि हम केवल डीएनए से आरएनए नहीं बनाएंगे, यानी आरएनए से प्रोटीन नहीं बनाएंगे, इनका हम अलग अलग लेवल पर हम इसका रेगुलेशन भी देखेंगे। और रेगुलेशन में आप देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में कैसा रेगुलेशन पाया जा रहा है और यूकैरियोटिक में कैसा रेगुलेशन, यानी दोनों डिफरेंट, क्योंकि प्रोसेस भी डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक का अगर आप बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन का, या फिर हम कहते हैं डीएनए से जो आरएनए प्रोकैरियोटिक में बन रहा है वो डिफरेंट टाइप से बन रहा है। यही आप यूकैरियोटिक का बात करेंगे तो डीएनए से आरएनए, यानी उसमें ढेर सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। डीएनए से आरएनए बनने के लिए, यानी प्रोसेस को इनिशिएट कराने के लिए ढेर सारे फैक्टर या प्रोटीन कह दिया जाए, यानी वह कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तब उसके बाद प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। चाहे इनिशिएशन प्रोसेस हो, चाहे इलांगेशन हो, चाहे टर्मिनेशन हो। लेकिन आप देखते होंगे जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसमें आप बात करेंगे कि जो मेन एंजाइम पार्टिसिपेट होता है वह होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कई सब यूनिटों से बना होता है, सेवरल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, और यही ऑल प्रोसेस को आगे प्रोसीड करता है। लेकिन आप यूकैरियोटिक में देखेंगे तो ढेर सारे फैक्टर और प्रोटीन डिफरेंट प्रोसेस के लिए, डिफरेंट स्टेप के लिए इन्वॉल्व होते हैं। तो आज हम देख लें थोड़ा सा हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आप बात कर सकते हैं, अभी अभी हम बताए हैं कि जो हमारे इस थर्ड सेमेस्टर का पेपर का नाम है वह है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाइए। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखा जाए तो जो चीजें आपको मिलेंगी, पहला जो इसमें आपको दिख रहा है
वह है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। पहले तो हम बात कर लें कि जो हमारा एक बार लिख करके बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऊपर लिखा हुआ ही है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर है आपका बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। नाम से ही आपको दिख रहा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या करते हैं हम, किसका स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। फिर बायो इंस्ट्रूमेंटेशन का बात आ जाएगा, तो जो बायोलॉजी में जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यानी बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चाहे लेबोरेटरी में चाहे आप कहीं भी यूज करते हैं, तो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको स्टडी करना है। इंस्ट्रूमेंट में क्या स्टडी करना है, यानी आप उस इंस्ट्रूमेंट का यानी कि प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे यह वर्क करता है और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ, क्या एप्लीकेशन है उसका। तो जनरली अभी आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक पढ़ना हमको। ये काम नहीं कर रहा था, हाँ हो गया ठीक। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो आपका सिलेबस है SUK का, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का, वह पहला जो यूनिट है, यानी कि पहले यूनिट देता था यूनिट फर्स्ट करके, अब इसमें मॉड्यूल में चेंज कर दिया, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकेंड। ठीक है, अब दिख जाएगा। तो बात करेंगे, यानी जो पहला यूनिट कहेंगे या फिर मॉड्यूल फर्स्ट कहेंगे, तो मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक का नाम है, जो हमारे टॉपिक का नाम है वह है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं, प्रोटीन हैं, जो यानी उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में जो सब टॉपिक पढ़ेंगे आप, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला दिया इसमें फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कब पढ़ेंगे, जब आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो उसके बारे में पढ़ेंगे, तब आप जान पाएंगे कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमको खाना बनाना है, तो खाना बनाना है तो उसमें आप क्या क्या जरूरत होती है, जो रिक्वायरमेंट है खाना बनाने के लिए वह पहले आप व्यवस्थित करेंगे, उसके बाद तब आप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वही सेम चीजें हैं जो हमको, यानी डीएनए से आरएनए भले ही बनाना है, लेकिन उस डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या क्या हमको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, उन सभी रिक्वायरमेंट को आप कंप्लीट करेंगे। यानी कि देखा जाए सबसे पहला टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे कि यह नहीं जानेंगे अगर आप कि जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, जीन क्या होते हैं, जीन की खोज किसने की, या अगर एक जीन की संरचना देखें तो उसमें कौन कौन से यानी कि स्ट्रक्चर पाया जाता है, या कौन कौन से उसमें लोकेशन पाया जाता है, किस किस लोकेशन पे क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमको जानना जरूरी होगा, तभी हम जान पाएंगे कि कैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है। उसके पहले आप जानेंगे सेंट्रल डोग्मा। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, और अलग अलग साइंटिस्टों ने इस सेंट्रल डोग्मा को किस प्रकार डिफाइन किया है। कोई साइंटिस्ट सेंट्रल डोग्मा को कहा है कि लीनियर प्रोसेस है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसको कहा कि यह साइक्लिक प्रोसेस है।
लेकिन ये सेंट्रल डोग्मा होता क्या है, इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको। तो आगे जब यह टॉपिक आएगा हम लोग तो उसको देखेंगे, लेकिन आज हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखा जाए, अब हमको जीन के बारे में अगर हमको जानकारी हो गई तो उसके बाद जानना पड़ेगा कि आरएनए पॉलीमरेज, यानी जो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर वैसे तो सारे ये आपके रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। आपके पास कुछ सामग्री भोजन बनाने के उपलब्ध नहीं रहेंगे तो क्या भोजन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। सेम प्रोसेस वैसे ही अगर ये जितने भी रिक्वायरमेंट हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए वह आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा तो वह डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए वह है एंजाइम, यानी जो एंजाइम डीएनए से आरएनए को बनाता है वह एंजाइम हमको चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। ये इतना इंपॉर्टेंट एंजाइम है कि इसके बिना यह प्रोसेस हो ही नहीं सकता। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में देखते हैं हम कि डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। क्या चाहिए? डीएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। वैसे डीएनए से आरएनए बनाना है तो क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। अगर आरएनए से डीएनए बनाना है तो हमको क्या एंजाइम चाहिए? अगर हमको वही कह दिया जाए कि आरएनए है, आरएनए से हमको डीएनए बनाना है तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? अब वही प्रोसेस उल्टा हो रहा है तो वहां केवल हमको रिवर्स लगा देना है। क्या चाहिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अरे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, कैसा हो रहा है? तो रिवर्स हो रहा है। तो यानी कि आरएनए से डीएनए बनाना है हमको तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम चाहिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया में कुछ अन्य ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। देखा जाए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, यह कितने सब यूनिट से मिलकर बना होता है और यह आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप का होता है। कितने टाइप का कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक में भी वही काम करेगा, क्या यूकैरियोटिक में वही काम करेगा? तो वह टाइप देखेंगे कौन किस टाइप का आरएनए पॉलीमरेज किस ऑर्गेनिज्म में, यानी बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक में, या हम कहते हैं कि ऑलरेडी हम लोगों में ह्यूमन में, या फिर जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म ना कह करके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम, यानी बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में किस प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज का रिक्वायरमेंट होगा वह आप जब टाइप्स पढ़ेंगे तब उसमें आ जाएगा वह आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो यह चीजें हैं। अब नेक्स्ट जो है इसी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आप देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब देखिए, अभी बहुत पहले हमने यह बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हमको ढेर सारे प्रोटीन और ढेर सारे फैक्टर की जरूरत होती है। और यह जो फैक्टर है यानी एक तरह से वह प्रोटीन ही है। क्या है? प्रोटीन ही है जो प्रोसेस को यानी इनिशिएट कराते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट कराने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगर वह प्रोटीन या वह फैक्टर इन्वॉल्व ना हो तो आपका डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। यानी कि उनको हम कह देते हैं जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं उसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कितने टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जैसे यूकैरियोटिक में आप, प्रोकैरियोटिक का उतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, लेकिन जब आप यूकैरियोटिक में देखेंगे तो ढेर सारे लगभग 8 से 9 7 8 9 फैक्टर मिल करके यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उसको इनिशिएट कराते हैं। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करते हैं? इनिशिएट कराते हैं। जबकि इतने फैक्टर यानी प्रोकैरियोटिक में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक प्रोसेस काफी डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक से।
इतने ज़्यादा फैक्टर, इतने सेवरल फैक्टर कह सकते हैं इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन में, बल्कि अगर आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक में इतने सारे फैक्टर की जरूरत नहीं है। ओनली आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायरमेंट है, और जो आरएनए पॉलीमरेज कितने सब यूनिट से बना हुआ है उसी से प्रोसेस प्रोकैरियोटिक में हो जाएगा। तो यह सब चर्चा करने से पहले हमको ये जानना जरूरी होगा जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है, किसकी लेवल पर डिफरेंस है सर, तब आप अच्छे ढंग से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे मेन क्या क्या डिफरेंस है सर, तब आप अंतर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में आप लगभग हम बताए हैं कि यूकैरियोटिक में लगभग 7 से लेकर के 9 यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें देख रहे हैं दिया हुआ है प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन में यानी फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें हमको देखना है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को क्या करा, इनिशिएट कराए। लेकिन वहीं अगले नेक्स्ट टॉपिक में दे दिया है सब टॉपिक में फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी कि कैसे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का इनिशिएशन कैसे होता है। उस इनिशिएशन में आप बात करेंगे तो कौन फैक्टर पहले आ रहा है, कौन बाद आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है फैक्टर यानी बाइंड कर रहा है, और उसका फंक्शन क्या है। मान लीजिए इसको हम लोग एक कह दिया जाए एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। जब ये आएगा एक क्लास इसका, तो हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको यानी कह दिया जाए ग्रुप डिस्कशन कह दिया जाए, जैसे समूह शिक्षण, समूह शिक्षण से हम लोग पढ़ेंगे वैसे, ठीक है। कुछ लोगों को बांट करके अलग करके डिवाइड कर दिया जाएगा, अलग अलग जितने फैक्टर हैं उनको एक एक लोगों को वह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी कि आप यह फैक्टर काम करेंगे, आप इसको क्या करेंगे, डीएनए को स्टेबलाइज करेंगे। उसी में कुछ लोगों को रोप पकड़ा करके उनको डीएनए बना दिया जाएगा, डीएनए का वो, अब बाकी जो अन्य जो प्रोटीन हैं फैक्टर हैं वो आकर उनके साथ बाइंड करेंगे। तो यह हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से हम इसको शो करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में हमको यही देखना है कि कौन फैक्टर आके पहले जुड़ रहा है, फिर उसके बाद, और वह जुड़ रहा है तो डीएनए में क्या परिवर्तन कर रहा है, उनके कन्फर्मेशन में या उनके स्ट्रक्चर में क्या यानी चेंजेस कर रहा है, उसको देखना है हमको, जितने भी फैक्टर हैं। फिर नेक्स्ट जब आएंगे, अब आप मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। देखिए दिया हुआ है इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। दोनों को बिल्कुल अलग पढ़ना है आपको, यानी कि देख रहे हैं कि इनिशिएशन अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन कैसे हो रहा है और इलांगेशन कैसे हो रहा है और फिर टर्मिनेशन कैसे हो रहा है, यह चीज़ हमको दोनों का अलग अलग देखना। भले ही उन्होंने दे दिया है इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, पहले प्रोकैरियोटिक देखेंगे फिर यूकैरियोटिक का देखेंगे, इस तरह से। अब देखिए यह हमारा जो होगा मॉड्यूल फर्स्ट का था या यूनिट फर्स्ट हमारा यह समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यह जूम है सर, जैसे जो अन्य टॉपिक है इसमें कट रहा है। नहीं तो फिर इसमें भी कट रहा था। अभी सेकेंड यूनिट में, सेकेंड मॉड्यूल में पूरा ये टॉपिक नहीं आया।
वो पहला पेज जो है, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने देखा कि जो मॉड्यूल फर्स्ट है उसमें हम केवल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देख रहे हैं। मॉड्यूल फर्स्ट में या यूनिट फर्स्ट में हम केवल उसके ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देख रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन में रिक्वायरमेंट है उसको, आज जो प्रोसेस क्या है उसको देख रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि आप मॉड्यूल फर्स्ट में डीएनए से आप आरएनए बना देंगे। हमारा मेन जो एम है, मेन टारगेट है, वह डीएनए से क्या बनाना, आरएनए बनाना, आरएनए से क्या बनाना, प्रोटीन बनाना। यानी मेन टारगेट हमारा है प्रोटीन बनाना। और वही प्रोटीन जो होते हैं हमारे बॉडी में, यानी कोई एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन होता है, एंजाइम बनते हैं, और वह एंजाइम हमारे बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस को क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यानी पार्टिसिपेट होने का मतलब है कि हमारी जो फिजियोलॉजी है या फिर हमारे बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। वही प्रोटीन यानी डिफरेंट लेवल पे जा करके हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को, प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। सब उसी पे डिपेंड है। अब देखना हमको मॉड्यूल सेकंड में, या कहते हैं हम कि यूनिट सेकंड में हमको देखना है, जैसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन देखे वैसे सेम लाइक हो जाएगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। मॉड्यूल सेकंड में दिया भी होगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन इन सभी शुरू में ही हम बता दिए हैं कि यह सारी प्रक्रियाएं जितना आप कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को मिला करके आप कह सकते हैं कि यह प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा। यानी जो मैसेज है, सेंट्रल डोग्मा को कह सकते हैं कि जो मैसेज है डीएनए के रूप में, एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए के रूप में क्या है, इंफॉर्मेशन है, वो कन्वे किया जाता है, भेजा जाता है। किस रूप में, तो आरएनए के रूप में। किस रूप में, आरएनए के रूप में। अब फिर यह आरएनए के लैंग्वेज को क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। डीएनए ने मैसेज भेजा है, मैसेज कन्वे किया है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। किस रूप में, तो आरएनए के फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। एंड देन दिस आरएनए कन्वर्ट दिस देयर लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और उसी मैसेज को, उसी लैंग्वेज को जो डीएनए भेजा है, उस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन के फॉर्म में। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा। अब इसमें क्रीक ने बताया है, एफएससी क्रीक, वाटसन एंड क्रीक का नाम सुने होंगे। एफएससी क्रीक ने बताया है कि यह जो सेंट्रल डोग्मा होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वह क्या, कैसा प्रोसेस होता है, लीनियर प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है, लीनियर। लेकिन इसी को डिफरेंट, यानी दूसरे साइंटिस्टों ने कहा है यह प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक होती है। सेंट्रल डोग्मा का जो प्रोसेस होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वो कैसा होता है, लीनियर होता है। यानी डीएनए से भले ही आरएनए बन रहा है, और आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, और यह प्रोसेस क्या हो गए, लीनियर हो गया। लीनियर करना है, साइक्लिक हो गया। यानी एक साइंटिस्ट है, कॉलमनर करके हैं, पूरा अभी माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन वह साइंटिस्ट कॉलमनर हैं, उन्होंने बताया है कि ये जो प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा का, वह साइक्लिक होता है, लीनियर ना होकर के क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लीनियर चाहे साइक्लिक, वह जो सेंट्रल डोग्मा का डिफिनेशन है, यह सारे कंपटीशन, ऑल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइक्लिक सेंट्रल डोग्मा इन बायोलॉजी, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में साइक्लिक प्रोसेस किसने कहा है।
कि यह यानी कि जो सेंट्रल डोग्मा होता है वह कैसा होता है, साइक्लिक होता है। यह किसने कहा, किस साइंटिस्ट ने कहा, या लीनियर होता है, किसने कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सेम चीज है, हम मॉड्यूल सेकेंड में अगर बात करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के, जैसे हम मॉड्यूल फर्स्ट में देखे हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, चाहे वो प्रोकैरियोटिक का हो चाहे यूकैरियोटिक का हो, तो उसमें हम देखे हैं जो हमको रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमको भोजन बनाने में जो जो रिक्वायरमेंट है वह तो हमको एकदम अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, बिना उसके हम क्या कर सकते हैं, भोजन बना नहीं सकते हैं। सेम लाइक वैसे जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, अगर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में नहीं जानना है, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में नहीं जानना है, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में कौन कौन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन प्रोटीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यह चीज़ें आप नहीं जान रहे हैं, या फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे होता है, तो फिर आप डीएनए से आरएनए कैसे बन रहा है नहीं जान पाएंगे। सेम लाइक वैसे जब आरएनए बन जा रहा है, डीएनए से आरएनए बन जा रहा है, तो उस आरएनए से अब प्रोटीन बनना है, तो आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और हिंदी में क्या कहेंगे, अनुवादन कहेंगे। अरे तो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, अनुवाद करिए, अनुवाद शब्द आता है ना। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुलेखन। क्या कहते हैं, अनुलेखन। तो यह अनुवाद की प्रोसेस हो रही है। जो लैंग्वेज है उसको भले ही जो राइबोसोम्स हैं उस लैंग्वेज को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किस रूप में, तो प्रोटीन के रूप में। इसी प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, यानी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में हमको देखना है कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो देखेंगे यहाँ पर दिया है फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होंगे, इसको देखेंगे आप। अब फैक्टर में आपको क्या ट्रांसलेट कराना है, तो आपको राइबोसोम चाहिए, ये भी फैक्टर हो गया। राइबोसोम नहीं रहेगा, राइबोसोम ही तो उसके लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, राइबोसोम चाहिए। फिर उसके बाद हमको चाहिए टीआरएनए। क्या चाहिए, टीआरएनए। तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी टीआरएनए का 3D स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो उसको बोलते हैं हम क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए। अगर वह टीआरएनए यानी कि उस वही टीआरएनए का एक ऐसा इंड होता है जो जा करके यानी कि जो एमआरएनए पे क्या लगे हुए हैं, कहता जीन लगे हुए हैं, और चाहे अब उनको जीन नहीं बोलेंगे, अब हम क्या कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि जो क्या लगे हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ना, जो अरे सुगर्स हो गए, शर्कराएं हो गए, उसके अलावा नाइट्रोजिनस बेसेस हो गए। क्या हो गए, नाइट्रोजिनस बेसेस। जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अब इनको आप जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, अब 3 को 1 में मिलाएंगे, तो अब उसको बोलेंगे कोडान। क्या बोलेंगे, कोडान, कूट बोलेंगे। अब उसी कूट को टीआरएनए के पास ऐसा एक रीजन होता है, उस रीजन से वह आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन कौन से इसमें यानी कि कौन कूट हैं जो किस अमीनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करते हैं। तो वही टीआरएनए क्या करेगा, यानी कि साइटोप्लाज्म से उस अमीनो एसिड को ला करके बाइंड करेगा, राइबोसोम के पास ले आएगा, राइबोसोम के साइड पे ले आएगा, और ला करके क्या करेगा, वहां पर अमीनो एसिड को यानी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। तो हमको रिक्वायरमेंट में क्या क्या हो गया, यानी कि एक तो हो गया है आपका क्या, राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से राइबोसोम पे साइट हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि कोडान क्या होते हैं, या जेनेटिक कोडान या जेनेटिक कोड क्या होते हैं, आनुवांशिक कूट क्या होते हैं, कौन सा आनुवांशिक कूट किस अमीनो एसिड को कोड करता है।
तब जाकर ये जान पाएंगी कि यह कोडान है तो यह इस अमीनो एसिड को कोड करेगा। यानी इसमें जानेंगे आप कौन इनिशिएशन कोडान है, कौन प्रोसेस को इनिशिएट कराएगा, कौन प्रोसेस को टर्मिनेट कराएगा, यानी कौन समापन कराएगा। तो यानी कौन कौन से ऐसे कोडान हैं जिसको कहेंगे इनिशिएशन कोडान है, कौन कौन ऐसे कोडान हैं जो जिसको आप कह सकते हैं कि टर्मिनेशन कोडान है। टर्मिनेशन कोडान कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे ट्रिपलेट कोड हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। कोई भी अमीनो एसिड है उसको कोड नहीं करेंगे, यानी वो उसी को कह देते हैं आप स्टॉप कोडान। तो क्या करेंगे? स्टॉप कोडान, यानी किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। तो यानी टीआरएनए किसको पकड़ के लाएगा, किस अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा, तो प्रोसेस वहीं से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो यह तीन चीजें हैं। एक तो आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम के स्ट्रक्चर, फिर आपका जेनेटिक कोडान या जेनेटिक कोड क्या है, फिर उसके बाद टीआरएनए के बारे में आप जानेंगे, फिर टीआरएनए के बारे में जानेंगे। लेकिन एक ऐसा होता है, एक ऐसा टीआरएनए होता है जो अगर अमीनो एसिड को बाइंड करके ले आया है तो उसको बोलते हैं अमीनो एसिड टीआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड टीआरएनए। ठीक है। आज जिस प्रोसेस से यानी उस टीआरएनए में अमीनो एसिड क्या हो रहा है, उसके एक रीजन में बाइंड होता है, अमीनो एसिड साइट पे बाइंड होता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो सारी ये प्रोसेस आपको आगे मिलेंगी जो यानी इस रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट में भी ये जितने टॉपिक हम बताएं सारे मिलेंगे आपको। तो यह जो हम बताएं फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, ये सारे फैक्टर ही हैं, ये रहेंगे नहीं तो होगा ही नहीं, ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा। इसके अलावा कुछ प्रोटीन है ऐसे जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें भी ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए, जितने टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक आपको सामने मिलेंगे। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, यानी किस प्रकार से किस एंजाइम की उपस्थिति में। अब देखिए, अमीनो एसिड अगर टीआरएनए से बाइंड कर रहा है तो वह किस एंजाइम की उपस्थिति में बाइंड कर रहा है, तो एंजाइम और फिर उस बाइंड करने के प्रोसेस को क्या करते हैं, तो वही देख लीजिए अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, फिर कर रहा है टीआरएनए आइडेंटिटी और अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, जिस एंजाइम के बारे में हमने कहा है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज। अमीनो एसिड टीआरएनए कहेंगे ही, लेकिन जो एंजाइम बाइंड करा रहा है वह सिंथेसेज एंजाइम है, बाइंड कराने में हेल्प कर रहा है सिंथेसेज एंजाइम है। अब पूरा नाम उसको अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसेज भी हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अब इतना करने के बाद तब आप आएंगे जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है उसका इनिशिएशन कैसे होता है, इलांगेशन कैसे होता है और टर्मिनेशन कैसे, और वो भी प्रोकैरियोटिक में कैसे हो रहा है और यूकैरियोटिक में कैसे हो रहा है। प्रोकैरियोटिक में कैसे हो रहा है, यूकैरियोटिक में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर बात करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो अगर आपके पिछले साल में देखेंगे, पिछले पेपर में अगर देखेंगे जो आपके आगे बैच में गए हैं, फाइनल ईयर में गए हैं, वो एग्जाम दिए हैं, अगर उनके पेपर में अगर पूछा है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूछा हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन इन किसमें, प्रोकैरियोट, ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट, कभी कभार तो अलग अलग करके पूछता है, और कभी कभार सीधे कर देता है प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट, प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट। देखिए क्वेश्चन बनने का तरीका। तो यानी प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का बात करेंगे। किसका पूछ रहा है, प्रोकैरियोटिक का पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक का पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है, तब ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर वह ट्रांसलेशन के बारे में पूछ रहा है तो ट्रांसलेशन कर रहा है, अगर यूकैरियोटिक में पूछ रहा है ट्रांसक्रिप्शन
तो यूकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों मिलाएंगे, तब जाकर आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सीधे अलग प्रोसेस पूछता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक का पूछ रहा है तो अलग पूछ लिया, ट्रांसलेशन प्रोकैरियोटिक का पूछ लिया तो अलग पूछ लिया, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक का पूछ लिया तो अलग पूछ लिया, ट्रांसलेशन यूकैरियोटिक का पूछ लिया तो अलग पूछ लिया। इस तरह से यह क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी तो ये शॉर्ट नोट आपके तमाम बनेंगे इसमें। देखिए वही चीज़ें दिया है, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब यह मॉड्यूल यानी सेकेंड आपका समाप्त हो गया। किसमें हम यही बताए हैं ना कि आप एक यूनिट में, एक मॉड्यूल में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और एक यूनिट में आप पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा है, अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं समाप्त हुआ। अब यह जो प्रोसेस हो रही है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो यह दोनों प्रोसेस का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, अब इसी को हम कहते हैं। यानी डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको हम कहते हैं कि जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, जीन एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन यह जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, नियमन कैसे होता है, कब, यानी कि आपके बॉडी में कहा जाए, यानी यहाँ हम लोग यूकैरियोटिक के अंदर आएंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, और वह प्रोटीन एंजाइम बन रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, तमाम प्रोसेस अलग हमारे बॉडी के अन्य प्रोसेसेस में वह इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन ऐसा हो कि कंटिन्यू वह डीएनए से आरएनए बने, आरएनए से प्रोटीन, यानी खूब मात्रा में प्रोटीन बने, खूब बनता जाए, वो प्रोसेस स्टॉप ना हो, तो आपके बॉडी में क्या होगा, यानी जो रिक्वायरमेंट है आपके उससे ओवर हो गया। जब आपके रिक्वायरमेंट से ओवर हो जाएगा तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगी, एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो भी नुकसानदायक है। यानी जब जरूरत होगा तब जीन एक्सप्रेस होगा, और जब नहीं जरूरत होगा तो जीन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस नहीं होगा। यानी जीन, इसी को कह देंगे, इसी होल प्रोसेस को हम कह देंगे एक्सप्रेस, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है सर, यहीं कट कर दीजिए, बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तो